रात का समय होने के बावजूद अंधेरा उतना गहरा ना होने का कारण था ऊपर नीले आसमान में चमकता पूनम का चांद। एक चील उस काले आसमान में काफी ऊंची उड़ान भर रही थी। दूर दूर तक सिर्फ घनी झाड़ियों से घिरा वो जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे थे। ऊपर से पूरी तरह से शांत दिखने वाले उस घने जंगल में बिल्कुल शांति नहीं थी। रोज की तरह आज भी वहां एक जंग छिड़ी हुई थी। जंग, जिंदा रहने की जंग। एक तरफ निवाला बनने की जंग तो दूसरी तरफ निवाला बनने से बचने की जंग। भले ही बाहर की दुनिया शेर को इस जंगल का राजा मानती थी, पर जंगल उसी को राजा मानता था जो रोज अपनी जिंदगी की जंग जीतता है। पेड़ के पत्ते पर चलती चींटी को खाकर एक मेंढक खुद को राजा समझने लगा, तो उस मेंढक को निगलकर सांप ने उसकी जगह ले ली। पर तभी एक नेवले ने सांप को खत्म किया, पर वो नेवला शेर का शिकार बन गया। पर एक हाथी के बच्चे को खाने के चक्कर में हाथी ने शेर को सूंड में पकड़कर दूर फेंक दिया। पर जमीन पर रेंगती चींटी हाथी के कान में गई और उस भारी भरकम हाथी को जमीन पर गिरा दिया। ऐसे इस बेरहम जंगल में एक आदमी साथ लिए औजार से खुदाई कर रहा था। कम से कम 5 फीट गहरी खुदाई करने के बाद उसके औजार को नीचे कुछ लोहे जैसी चीज होने का एहसास हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस चीज पर से मिट्टी हटाई तो पता चला कि वो एक लंबा और चौड़ा बक्सा है। उसने पॉकेट से सैटेलाइट फोन निकालकर उस पर मैसेज टाइप करने लगा। सेंड बटन दबाते हुए खुश होकर अपने आप से बुदबुदाया, हो गया। नीचे झुककर बक्से के ऊपर पीतल का लगा ताला तोड़ दिया और खुशी के मारे झट से संदूक का ढक्कन खोल दिया। अंदर जो कुछ भी था वह देखकर चौंक गया और अगले ही पल उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा और एक दर्दनाक चीख उसके मुंह से निकली। 2 दिन बाद बीच समंदर में कोई भटकता हुआ समुद्री जहाज लगातार कंट्रोल रूम के साथ आसपास के जहाजों को संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। हेलो, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? हम पैसेंजर शिप फंसे हुए हैं। हमारा ईंधन खत्म होने वाला है और हमारे जहाज की कई मशीनों ने काम करना बंद कर दिया है। गुस्से से उस कप्तान ने माइक को कंट्रोल बोर्ड पर पटक दिया और फिर सर पकड़कर बैठ गया। तभी केबिन के अंदर आई उस लड़की ने पूछा, क्या किसी से संपर्क हुआ? हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। क्या मतलब कोशिश कर रहा हूँ? पिछले कई घंटों से हम सिर्फ समंदर में भटक रहे हैं और किसी से भी जहाज से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मेरा काम मुझे मत समझाइए। मुझे लगता है ये सब तुम्हारा नाटक है। हम जितने भी लोग यहाँ हैं सब अमीर घराने से हैं और हमारे घर वालों से पैसे ऐंठने के चक्कर में तुम हमें गलत जानकारी देकर भटका रहे हो। अब उस कप्तान को काफी गुस्सा आ गया। वो कुछ बोलता तभी उस लड़की की दोस्त वहाँ आई। माफ कीजिए सर, आप अपना काम कीजिए। इतना कहकर वो दबी आवाज में अपनी दोस्त पर गुस्सा होने लगी। क्या कर रही हो? पहले तो तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंसे हुए हैं, अब सिर्फ वही हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। और दोनों लड़कियां वहाँ से चली गईं। गड्ढे के भीतर बेहोश पड़े उस शख्स को अब धीरे धीरे होश आने लगा। उसे खुद पता नहीं था कि वो कितनी देर से वहाँ बेहोश पड़ा हुआ है। जैसे तैसे वो उस गड्ढे से बाहर निकला और जहाँ हो सके उस तरफ भागने लगा। वो लगातार भागे जा रहा था अपनी जान बचाने के लिए। ना कोई रास्ता नजर आ रहा था, ना कोई सड़क थी, तो सिर्फ घनी झाड़ियां, कांटों भरी टहनियां, कीचड़ से सनी जमीन। वो अब पूरी तरह से थक चुका था। सांस तेज हो गई थी। एक पेड़ के पास खड़ा वो थोड़ी देर रुक गया कि तभी उसे कुछ दिखाई दिया। पेड़ की टहनी को सरकते हुए उसने देखा और मानो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सामने समंदर में काफी दूर एक पैसेंजर शिप धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहा था। वह दौड़कर बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख उसके मुंह में दबकर रह गई। हिलती हुई झाड़ियों को देखकर पता चल रहा था जिंदा रहने के लिए उसकी छटपटाहट शुरू है, जो कुछ ही देर में बंद हो गई और दोबारा सब कुछ शांत हो गया। वह चील हवा में चक्कर लगाती हुई समंदर के ऊपर उड़ने लगी। हेलो, ये पैसेंजर शिप है। हम रास्ता भटक चुके हैं। हमें मदद की जरूरत है। क्या कोई हमें सुन रहा है? तभी सामने वाले कांच के शीशे से कप्तान को कुछ नजर आया। चारों ओर फैले बेइंतहा समुंदर के बीचों बीच एक टापू जैसा नजर आने लगा। उसे मदद मिलने की थोड़ी उम्मीद जाग गई। सामने रखा माइक उठाकर वो दोबारा रेडियो पर संदेश भेजने लगा। ये पैसेंजर शिप है, क्या हमें कोई सुन रहा है? तब तक शिप में मौजूद 10 के 10 लोगों की नजर टापू पर पड़ चुकी थी। कुछ खुश थे, कुछ हैरान थे। तभी माइक पर कप्तान ने सभी लोगों के लिए संदेश जारी किया। हम एक अनजान टापू के नजदीक है। शायद हमें मदद मिल सकेगी, पर इसकी उम्मीद काफी कम है।
मैं और मेरा सहकर्मी नीचे जाकर टापू का मुआयना करते हैं। तब तक आप में से कोई भी शिप से नीचे नहीं उतरेगा। आई रिपीट, कोई भी शिप से नीचे नहीं उतरेगा। शिप पानी में रोककर दोनों नीचे उतरे, पर अंधेरा होने के कारण ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था। हाथ में टॉर्च पकड़कर वे दोनों टापू पर चलने लगे। पूरी तरह से वीरान पड़े उस इलाके में कोई भी इंसानी हरकत नजर नहीं आ रही थी। तभी कप्तान की नजर सामने कुछ दूरी पर घने पेड़ों के बीच कहीं रुक गई। लग रहा था जैसे कोई उनको घनी झाड़ियों में से देख रहा है, उनकी हर हलचल पर नजर रख रहा है। कप्तान ने अपने साथी की ओर देखते हुए दबी आवाज में कहा, शायद कुछ अजीब सा है इस टापू पर। तुम शिप में जाओ और किसी को भी नीचे उतरने मत देना। वह साथी दोबारा शिप की तरफ चलने लगा और कप्तान हाथ में जलती टॉर्च लेकर जंगल के भीतर जाने लगा। उसका पैर किसी गीली नरम चीज पर पड़ा। उसने नीचे टॉर्च की रोशनी डाली तो नीचे जमीन खून से लाल हो गई थी। आजू बाजू झाड़ियों पर ताजा खून के छींटे बिखरे पड़े थे। लगता है अभी अभी किसी जानवर का शिकार हुआ है। वो 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी उसकी नजर झाड़ियों के बीच ठहर गई। लग रहा था झाड़ियों के पीछे लेटा कोई उसी को देख रहा है। धीरे धीरे वो नजदीक गया और उसकी रूह तक कांप गई। वह सिर्फ इंसानी शरीर कंकाल बन चुका था। मांस खाने वाले लार्वा उस शरीर पर रेंगते नजर आ रहे थे। वह खौफनाक नजारा देखकर वह अपने शिप की तरफ भागने लगा। कांटों भरी झाड़ियों से निकलते वक्त कांटे जिस्म में चुभ रहे थे, पर वो रुका नहीं। किनारे की तरफ भागते उसने समंदर में छलांग लगाई और शिप में चढ़ गया। ये टापू खतरनाक है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना मौत इतनी भयानक होगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना कहकर वो शिप के इंजन के रूम की तरफ चली रहा था कि तभी उसके साथी ने हिचकिचाते हुए कहा, सर एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? वे सभी दोस्त मेरे लाख मना करने पर भी शिप से नीचे उतरकर जंगल में गए हैं। क्या बात कर रहे हो? क्या बात है सर, आप इतने परेशान क्यों हो गए? कुछ नहीं, तुम शिप के अंदर ही रहो और रेडियो पर मदद के लिए संदेश भेजना जारी रखो। ठीक है सर। इतना कहकर कप्तान दोबारा समंदर के पानी में उतरे, पर एक अनजाना डर उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने देखा था वह किसी भी आम आदमी की रूह कपाने के लिए काफी था। धीरे धीरे पानी से बाहर निकलते वक्त वह भगवान से मनी मन एक ही प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, मेरा डर गलत हो जाए। ये आइलैंड वो शापित आइलैंड ना हो जिसका डर समंदर के जहाजियों के भीतर है। पानी से निकलकर रेत पर चलते हुए उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो कोहरे की वजह से आसमान में चांद भी धुंधला दिखाई दे रहा था। वहीं आसमान में एक उड़ती हुई चील धीरे धीरे आगे बढ़ती नजर आ रही थी। दोबारा उसकी नजरें नीचे जमीन पर कुछ ढूंढने लगी। पास ही पड़ी एक लकड़ी को उठाकर उस पर कस के कपड़ा लपेटकर बांध दिया। पॉकेट में से लाइटर निकालकर लकड़ी पर बंधे कपड़े में आग जलाई। अपने हाथ में टॉर्च वैसे ही बंद रखी और मशाल की रोशनी में आगे बढ़ने लगा। चलते वक्त उसे एक इंसानी कंकाल पेड़ों की एक टहनी पर झूलता हुआ नजर आया। वह एक जगह पर रुककर नजरें घुमाकर देखने लगा। काफी सन्नाटा पसरा हुआ था। आमतौर पर जंगल से आने वाली कीड़ों की आवाज भी नहीं आ रही थी। वह वैसे ही कदम बढ़ाते हुए भीतर चलने लगा। तभी उसकी नजर पहाड़ी पर चढ़ती एक रोशनी पर गई। सभी दोस्त जंगल के भीतर जा रहे थे। अब उन्हें रोके भी तो कैसे? अगर आवाज लगाई तो जंगली जानवरों के साथ पता नहीं कौन कौन सी डरावनी ताकतें जाग जाएंगी। अब उसके पास कोई भी चारा नहीं था। घनी झाड़ियों के बीच से तेजी से कदम बढ़ाते हुए वो उसकी तरफ जाने लगा। चलते वक्त एकदम से उसने कदम रोक लिए। उसका पैर जमीन से कुछ ही दूरी पर था, क्योंकि नीचे एक काला जहरीला सांप एक मेंढक को अपना शिकार बनाने की गात में बैठा था। कप्तान की आंखों में खौफ साफ साफ नजर आ रहा था और अगले ही पल सांप उस मेंढक पर झपटा और उसे धीरे धीरे निगलने लगा। कप्तान संभल कर वहां से जाने लगा, पर वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वह एक एक कदम बढ़ाता चारों ओर मशाल की पीली रोशनी में इलाके का जायजा लेते हुए चलने लगा कि तभी उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी।